Hello students, welcome again for revision lecture of biomolecules. We are at polysaccharides. पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं उसके बारे में डिस्कशन काफ़ी सारा हमारा हो चुका था. पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस होने पर वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स नंबर ऑफ़ यूनिट्स देते हैं मोनोसैकेराइड्स के. ये सब डिस्कशन हमारा पहले हो चुका था. एंड देन वी हैव स्टार्टेड विद द पॉलीसैकेराइड विच इज़ नोन एज स्टार्च. ठीक है, स्टार्च का जो यहाँ पे ये है, मतलब हम बोल सकते हैं कि स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड जो है इट इज़ कॉल्ड एज नेचुरल पॉलीमर. पॉलीसैकेराइड जो होते हैं उनको एक्चुअल में क्या कहा जाता है, नेचुरल पॉलीमर वहाँ पे कहा जाता है. सो एक्चुअल में ये चीज़ है कि स्टार्च जो है वो स्टार्च दो फ्रैक्शन से बना हुआ रहता है. जस्ट रिवाइज कर देती हूँ पिछला वाला लेक्चर. अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन ये दो वहाँ पे फ्रैक्शंस होते हैं. एक वाटर सोल्यूबल है, दूसरा वाटर इनसोल्यूबल है. एक लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर अनब्रांच पॉलीमर है, दूसरा ब्रांच पॉलीमर है. ठीक है. सो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन में आपको दिखाई देगा कि अमाइलोज में 1,4 लिंकेज है, अमाइलोपेक्टिन में 1,6 लिंकेज है. इस तरीके से वहाँ पे एक पॉलीमर फॉर्म हुआ है विच इज़ नोन एज स्टार्च. तो स्टार्च जो यहाँ पे हुआ है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हम ये बोल सकते कि इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट. ये तो हम बोल ही सकते कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है डाइट का. तो स्टार्च के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी है पिछले लेक्चर में. रादर हमने पॉलीसैकेराइड्स के बारे में देखा है. पॉलीसैकेराइड्स हमने स्टार्ट किए थे, स्टार्च कंप्लीट हमारा हुआ था. आज हम जो देखने जा रहे हैं इट इज़ ऑल अबाउट सेल्यूलोज. ठीक है. सेल्यूलोज ये जो मटेरियल है बच्चों, ये सेल्यूलोज वाला मटेरियल मतलब बोलते काफ़ी बार है हम लोग, ये जो फूड मटेरियल है यहाँ से सेल्यूलोज मिलता है, ये होता है वो होता है. मतलब एक ऐसी चीज़ है कि सेल्यूलोज ये वर्ड हमारे रेगुलर डाइट के प्लान्स में काफ़ी बार वो आ जाता है कि फाइब्रस फूड मटेरियल, सेल्यूलोज, इस तरीके से वर्ड्स वहाँ पे आते हैं. बट एग्जैक्टली सेल्यूलोज है क्या ये समझने की हमें ज़रूरत है. सो देखो यहाँ पे cellulose is important constituent you can say of plant structure. प्लांट स्ट्रक्चर जो है एक्चुअल में ये बायो का पार्ट है बट तभी भी आपको याद रखना है बिकॉज सेल्यूलोज एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है वहाँ पे कि जिससे प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वो वहाँ पे बना हुआ रहता है. 8th-9th का जो बायोलॉजी है उसमें बहुत प्राइमरी बेसिस पे आपने ये देखा होगा कि प्लांट सेल जो होता है एनिमल सेल जैसे होता है वैसे प्लांट सेल भी होता है. तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता. ये बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी है. तो सेल वॉल जो होता है वो सेल वॉल, प्लांट सेल का जो सेल वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ एक्चुअली वहाँ पे सेल्यूलोज से वो बना हुआ रहता है. इसलिए ये कहा जाता है कि सेल्यूलोज इज़ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ प्लांट स्ट्रक्चर. प्लांट स्ट्रक्चर में वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट माना जाता है बिकॉज इट इज़ इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे लिखा है. नेक्स्ट है सेल्यूलोज के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं. इट इज़ अ लॉन्ग चेन यू कैन से इट इज़ अ पॉलीमेरिक पार्ट. पॉलीमेरिक जैसा एक दिखाई देता है, लॉन्ग चेन है एंड दैट टू अनब्रांच्ड पॉलीमर, कहीं भी ब्रांचिंग नहीं दिखाई दे रही लाइक अ स्टार्च. स्टार्च में क्या होता था, अमाइलोज आपका लीनियर अनब्रांच होता था बट अमाइलोपेक्टिन जो होता था वो 1,6 लिंकेज से ब्रांचिंग वहाँ पे फॉर्म करता था. सो ये दोनों को मिला के स्टार्च आपका फॉर्म होता था. बट यहाँ पे वो उतना कुछ है ही नहीं, सिंपल है बहुत. सेल्यूलोज जो है वो अनब्रांच्ड है, लीनियर पॉलीमर की तरह हम उसे ट्रीट कर सकते. अनब्रांच, लीनियर है, लॉन्ग चेन है, इस तरीके से आप याद रखो, कहीं भी ब्रांचिंग आपको नहीं दिखाई देगी. नेक्स्ट है बीटा डी ग्लूकोपायरानोज के यूनिट्स यहाँ पे मिलेंगे. एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है कि विद द हाइड्रोलिसिस ऑफ सेल्यूलोज का जो हाइड्रोलिसिस होता है ना बच्चों, एक्चुअल में नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है तब मैं एक्सप्लेन करूँगी. बट जस्ट अभी के लिए उतना याद रखो कि सेल्यूलोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो हाइड्रोलिसिस होने पर बीटा डी ग्लूकोपायरानोज के यूनिट्स आपको मिलते हैं. और वो जो यूनिट्स वहाँ पे मिलते हैं, एक यूनिट दूसरे यूनिट से वहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है बाय 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज का एक यूनिट है और यहाँ पे भी बीटा डी ग्लूकोपायरानोज का एक यूनिट है. यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 4 है. तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे. इस तरीके से वहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रिपेयर हो जाता है बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4. ठीक है. सो यही पॉइंट
आगे वाला दिया है कि 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको मिल रही है सेल्यूलोज में। बट एक है कि यहाँ पे n नंबर ऑफ यूनिट्स वहाँ पे एक दूसरे से अटैच होते रहते हैं। कौन से यूनिट से? ये बीटा डी ग्लूकोपायरानोज के यूनिट से, ठीक है। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअल में सेल्यूलोज जो होता है कांट बी हाइड्रोलाइज इजीली। एक्चुअली ये इजीली वर्ड यहाँ पे होना चाहिए, हाइड्रोलाइज होता ही नहीं है ऐसा नहीं है। अगर हाइड्रोलिसिस नहीं होता तो कहाँ से ये यूनिट्स आपको मिलते, कहाँ से आप उसे पॉलीसैकेराइड बोलते। एक्चुअल में इजी हाइड्रोलिसिस होना ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है सेल्यूलोज के केस में। बट तभी हम ये बोल सकते हैं कि सम प्रोटोजुआ बैक्टीरिया जो होते हैं दे कैन एबल टू हाइड्रोलाइज सेल्यूलोज, ठीक है। दे कैन डू हाइड्रोलिसिस ऑफ द सेल्यूलोज। इसलिए देखो आप, एक पॉइंट में जस्ट आपको बता रही हूँ कि ह्यूमंस जो होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस के जो डाइट एक होता है, डाइट में सेल्यूलोज जो है वो मटेरियल ज़्यादा नहीं होते, बिकॉज ह्यूमंस के बॉडी में अंदर जो वहाँ पे एंजाइम्स रिक्वायर्ड है एक्चुअली सेल्यूलोज के हाइड्रोलिसिस के लिए, सेल्यूलोज के ब्रेकडाउन के लिए, वो एंजाइम्स जो होते हैं वो एंजाइम्स ह्यूमन की बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। बट दैट टू एनिमल्स का अगर आप बोलो तो एनिमल्स में ये काम हो सकता है, बिकॉज उनके बॉडी में एक्चुअल में वहाँ पे उस तरीके से एंजाइम सिक्रीशन भी हो सकता है। सो सेल्यूलोज इज़ डिफ़िकल्ट टू हाइड्रोलाइज, बट हम ये नहीं बोल सकते कि उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। हाइड्रोलिसिस होता है, कुछ प्रोटोजुआ ऐसे हैं, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं कि जो क्या कर सकते हैं, दे आर एबल टू हाइड्रोलाइज सेल्यूलोज एज वेल। सो सेल्यूलोज का हाइड्रोलिसिस वहाँ पे हो सकता है, बट ह्यूमंस नहीं। ये पॉइंट मैंने लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपको पूछा जाएगा सेल्यूलोज के बारे में, कुछ अगर ऐसे सेंटेंसेस दिए जाएंगे नीचे सेल्यूलोज के बारे में कि वहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो या वहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करो। सो यू हैव टू नो अबाउट सेल्यूलोज एंड डिटेलिंग अबाउट सेल्यूलोज कि सेल्यूलोज जो होता है वो कैसे हाइड्रोलाइज हो सकता है या किससे हाइड्रोलाइज हो सकता है। नॉट इवन डिटेलिंग, जो बेसिक नॉलेज है वो भी आपको होना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे देखो, ह्यूमंस कैन नॉट हाइड्रोलाइज सेल्यूलोज ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोलिसिस। मैंने वही कहा था आपको, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल निगलेक्ट मत करो कि ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस दे कैन नॉट हाइड्रोलाइज सेल्यूलोज, वो सेल्यूलोज का हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर द हाइड्रोलिसिस पर्पज द एंजाइम विच आर रिक्वायर्ड दे कैन नॉट बी सिक्रेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। सो वो एंजाइम्स वहाँ पे नहीं हैं, तो ह्यूमंस जो होते हैं वो वहाँ पे सेल्यूलोज का हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स which you have to note it down in your notebook, otherwise if you have a textbook then mark those points, ठीक है। यहाँ पे ये important रहेगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अगेन आपको मिल रहा है, ठीक है। याद रखने के लिए बहुत ही इसेंशियल है कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और कौन से यूनिट्स है वहाँ पे, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज के यूनिट्स वहाँ पे सीधे 1,4 कार्बन 1 वाला और 4th वाला कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू एक दूसरे से अटैच्ड है, ठीक है। सो वही यहाँ पे मैंने दिया है कि एक ये यूनिट है बीटा डी ग्लूकोपायरानोज का और ये दूसरा यूनिट है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 वाला ऊपर होता है CH2OH वाला कार्बन। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और 6 सेम बीटा डी ग्लूकोपायरानोज के ही यूनिट्स है। तो यहाँ का कार्बन नंबर जो 1 है, ये वाला कार्बन नंबर, और यहाँ का जो कार्बन नंबर 4 है, ये एक दूसरे से इस तरीके से ग्लाइकोसिडिक लिंक जो है वहाँ पे बनाते हैं। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है बच्चों बीटा डी ग्लूकोपायरानोज की। सो ये जो लिंक है इसको सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता, ये है 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंक। ये क्या होगी यहाँ पे, 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंक। सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर केस यू नो वेरी वेल दैट कि वहाँ पे कोई भी एक बीटा फॉर्म होगा और बीटा फॉर्म में ही वहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लाइकोसिडिक फॉर्म वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे लिखने का मतलब यही है मेरा कि ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखो। ये मैं क्यों आपको इतना अच्छे से फोकस कर रही हूँ, बिकॉज 4 मार्क के लिए या 5 मार्क के लिए भी अगर ये
लेसन होगा तो ये पॉइंट्स जो होंगे या ये क्वेश्चंस जो रहेंगे, ये क्वेश्चन मतलब बायोमॉलिक्यूल के बेसिस पे जो क्वेश्चंस है उनके मार्क्स आपके लूज नहीं होने चाहिए। काफ़ी बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे है कि मतलब एक्सरसाइज में वगैरह काफ़ी कभी कभी क्या हो जाता है कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ बायोमॉलिक्यूल्स के क्वेश्चन वहाँ पे उन्होंने पूछे हुए रहते, तो बच्चे घबरा जाते हैं एक्चुअल में कि क्या होगा, इतने क्वेश्चन और इस तरीके से इस लेवल के क्वेश्चन आ सकते क्या। एक्चुअल में वैसा नहीं है। आप अगर MSCET के क्वेश्चंस देखो, उनको ऑब्जर्व करो, सो यू विल बी एबल टू नो दैट कि बायोमॉलिक्यूल चैप्टर जो है वो 4 या 5 मार्क मैक्स टू मैक्स वहाँ पे आ जाता है। तो क्वेश्चंस भी काफ़ी आसान रहते हैं, बट आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखना जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। ये याद रखने का ही सब है, और जितना सॉर्ट आउट स्टडी करो बायोमॉलिक्यूल का, इट विल बी ईजियर फॉर यू। कभी भी नहीं भूलोगे आप बायोमॉलिक्यूल्स का। सो लेट अस देन मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, यू कैन से पॉलीसैकेराइड विच इज़ अ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स यू कैन से प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड जो है इम्पॉर्टेंट है बहुत। थेरोटिकल पॉइंट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उस पर ही क्वेश्चंस आते हैं, MCQs जो जिनकी बात हो रही है। ऑब्वियसली एनिमल बॉडी में जो होता है, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल बॉडी। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है कि ग्लूकोज स्टोर्ड अप रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, एनिमल बॉडी में वो स्टोर्ड अप रहता है। इट इज़ नोन एज एनिमल स्टार्च। ठीक है, ग्लाइकोजन इज नोन एज एनिमल स्टार्च। व्हाई इट इज सो? बिकॉज स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू amylopectin. Amylopectin, what is this amylopectin? It is a fraction of starch. स्टार्च का फ्रैक्शन है। तो ये जो स्टार्च है, ये स्टार्च के बिल्कुल सिमिलर नेचर में आपको इसका स्ट्रक्चर मिलेगा। स्ट्रक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट सी टू इट की एक्सटेंसिव यहाँ पे आपको जो ब्रांचिंग है वो एक्सटेंसिव मिलेंगी, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होगा। So it is very important to know that glycogen is known as animal starch because of it has a resemblance with the you can say it has resemblance with the structure of amylopectin, and amylopectin is one of the fraction of the starch। ये हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव ब्रांचिंग इज सीन, मतलब हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, और एंड ग्रुप्स में आपको वहाँ पे ये हो जाता है, मतलब वो अवेलेबल हो जाता है। सो इट इज़ यूज्ड एज अ इंस्टेंट एनर्जी। व्हाई ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एज यूज्ड एज अ इंस्टेंट एनर्जी? बिकॉज अभी हमने कहा है कि ग्लूकोज इन एनिमल बॉडी ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। मतलब ग्लाइकोजन जो होता है ना, ग्लाइकोजन का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो हाइड्रोलिसिस करने पर आपको ग्लूकोज मिलता है। आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, एंड दैट पर्टिकुलर ग्लूकोज इज़ यूज्ड एज अ एनर्जी। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है वो। ठीक है, ग्लूकोज क्या है हमारे बॉडी में? इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स वहाँ पे हो सकता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दीज points about glycogen. So no need to have structure, no need to have no need to draw the structure of glycogen, but at least know कि ग्लाइकोजन क्या है, कि ग्लाइकोजन क्या है। वहाँ पे ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल बॉडी। सो वहाँ पे ग्लाइकोजन का हाइड्रोलिसिस, क्विक हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और क्विक हाइड्रोलिसिस होने पर आपको ग्लूकोज वहाँ पे मिल जाता है। ग्लूकोज जैसे ही मिलता है तो वो हम यूज़ कर लेते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, यू कैन से इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी आपको वहाँ पे मिलती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च जो है वहाँ पे, एनिमल स्टार्च उसे कहा जाता है। क्यों एनिमल स्टार्च उसे कहा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एनिमल स्टार्च इसलिए कहा जाता है बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज़ वेरी सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द amylopectin। एंड नाउ व्हाट इज amylopectin? amylopectin विच वी हैव डिस्कस्ड इन द फ्रैक्शन ऑफ स्टार्च। स्टार्च का एक वो क्या है वहाँ पे? फ्रैक्शन है। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, सो ये पॉलीसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड्स के बारे में 3 ही है बस, बहुत
उसका लोड मत लो आप लोग, 3 ही है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है वहाँ पे, और थर्ड वाला ये जो है ये ग्लाइकोजन है। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्लाइकोसिडिक लिंक वगैरह इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो थियोरटिकल पॉइंट्स है, दो दीज पॉइंट्स सीम्स टू हैव अ बायोलॉजिकल you can say surrounding, but these points are very very important, they can ask in the exam। ठीक है, केमिस्ट्री में वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैं ये पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ। अदरवाइज मैं ये जो टॉपिक है इसको निगलेक्ट भी कर सकती थी, बट ये क्वेश्चंस आते हैं। एक दो क्वेश्चंस वहाँ पे किसी आपको पेपर में दिखाई दे ही देंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन ये थ्योरी पार्ट पे ग्लाइकोजन पे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक काम करना है कि 521 पेज पे आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, वो अभी नहीं मैं लेने वाली, बिकॉज इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट यू कैन रीड इट वेल। सो आपने वो रीड भी किया तो भी समझ में आ जाएगा, उसके लिए मेरी ज़रूरत आपको नहीं है। सो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट विद द प्रोटीन्स जो होंगे उसके बारे में हम लोग अब डिस्कशन करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन के बारे में डिस्कशन हमारा होगा, और प्रोटीन में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो स्टार्टिंग में मैं बताऊंगी तो वो पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखो। आगे आगे जाने के बाद प्रोटीन में आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखूंगी, वो पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज हर एक पॉइंट को यहाँ पे लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये बोर्ड पूरा भर जाएगा और एक्सप्लेन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। दिखाई तो दे रहा है आपको टेक्स्ट बुक में भी, बट एक्सप्लेन में करूँगी तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग उसका होगा। सो लेट अस बिगिन विद द प्रोटीन। अब हम यहाँ पे सेकेंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, आई मीन कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं बोल सकते, बायोमोलिक्यूल्स, जो सेकेंड वाला बायोमोलिक्यूल है प्रोटीन, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। प्रोटीन्स एक्चुअल में ये है कि प्रोटीन्स आर सेड टू बी बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स। बहुत नॉर्मल केस में अगर आप कहो तो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल उसको कहा जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट्स देखो कौन कौन से हैं। मोस्ट अबंडेंट मटेरियल है, मोस्ट अबंडेंट मटेरियल, ठीक है। उसके बाद ये वर्ड आया कहाँ से है, प्रोटियोस करके एक ग्रीक वर्ड है, उसका मीनिंग फर्स्ट होता है। इसको मतलब जितने भी बायोमोलिक्यूल है ना, जितने भी फूड कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक्चुअल में फूड कॉन्स्टिट्यूएंट में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस या सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी किसे मिलती है, प्रोटीन को मिलती है, ठीक है। सब्सटेंसेस ऑफ लाइफ भी उसे कहा जाता है। प्रोटीन इज ऑल्सो सेड टू बी सब्सटेंसेस ऑफ लाइफ। लाइफ बनेगा कैसे, आपका बॉडी बिल्टअप कैसे होगी, बॉडी अंदर से अच्छे से मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि बॉडी बिल्टअप कैसे होगी आपकी। सो इसलिए प्रोटीन अगर नहीं होगा, प्रोटीन के अलावा तो वहाँ पे लिविंग जो भी हमारा वर्ल्ड है, मतलब हमारा जो एक लिविंग है वो पॉसिबल होगा ही नहीं, बिकॉज प्रोटीन्स आर सेड टू बी बॉडी बिल्डिंग मटेरियल एंड दे आर सेड टू बी सब्सटेंसेस ऑफ लाइफ। सब्सटेंसेस ऑफ लाइफ कहा जाएगा प्रोटीन्स आर। अब ये जो डेफिनेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रोटीन की, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जो आ रहा है बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट। सबसे पहले हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स, क्या है ये, प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स है, ठीक है। अब आगे देखो, कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड अल्फा अमीनो एसिड। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको ये याद रखना है कि प्रोटीन क्या है, हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर है। पॉलीमर है तो मॉलिक्यूलर वेट तो हाई होगा ही उसका। सो हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर है। उसके बाद नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वहाँ पे, एंड प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोटीन क्या देता है वहाँ पे, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स देता है। नियर अबाउट 30 अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो 30 अमीनो एसिड्स वहाँ पे ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाते हैं। उसमें से 20 जो है वो क्वाइट कॉमन अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, बट 30 अमीनो एसिड्स वहाँ पे मिल जाते हैं। एक जनरल में आपको बता रही हूँ, नीचे पॉइंट्स लिखे भी हैं, वहाँ से आपको समझ में आ सकता है। सो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स आर सेड टू बी हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स हैविंग एन मतलब नाइट्रोजन इन इट, और ये भी हम बोल सकते हैं कि ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन इट गिव्स अमीनो एसिड्स, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। अब एग्जैक्टली अल्फ़ा अमीनो एसिड क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जब हम अमीनो एसिड का पार्ट लेने वाले। सबसे पहले प्रोटीन का देखो, यहाँ पे देखो प्रोटीन में क्या क्या होता है। जनरली प्रोटीन्स में आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर,
ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये सब एलिमेंट्स मिलते हैं। बट उसके साथ साथ कोबाल्ट, मैंगनीज, जिंक, आयरन, कॉपर ये भी वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोटीन है तो प्रोटीन में सिर्फ नाइट्रोजन ही रहेगा, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर में वहाँ पे मिलेगा। अदरवाइज उसके बाद भी कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो भी वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट वेट, ये जो लिखा है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो है कि प्रोटीन्स जो होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस होने पर, हाइड्रोलिसिस है ये, प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होने पर वो आपको क्या देते हैं, मिक्सचर ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड, मिक्सचर ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स आपको मिलते हैं। प्रोटीन लिखा है मैंने, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस जो है वो यहाँ पे लिखा है। उसके बाद ये अमीनो एसिड है। अब आप बोलोगे कि अल्फ़ा अमीनो एसिड का मतलब क्या हुआ। देखो, सपोज़ मैंने आपको ये कहा कि C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH है, यहाँ पे मैंने CH3 लिखा, दिस इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअल में ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। सपोज़ अगर मैंने ये किया कि यहाँ के जो 2 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन को मैंने NH2 लगा दिया और एक हाइड्रोजन को R, कोई भी अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन वहाँ पे मैंने अटैच कर दिया। सो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। उसके बिल्कुल जस्ट बगल में जो कार्बन है वो अल्फ़ा कार्बन होगा और अल्फ़ा हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस किया NH2 के साथ, दैट्स इट। सो इट इज़ नथिंग बट अल्फ़ा अमीनो एसिड, ठीक है। सो मिक्सचर ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड आपको मिलेगा। Proteins are also said to be biopolymers of alpha amino acid. It is a very important statement. It is a biopolymer of alpha amino acid. अल्फ़ा अमीनो एसिड जो होते हैं उसका वो बायोपॉलीमर रहेगा। अब ये पॉइंट्स प्रोटीन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अगर 2-3 बार ये अमीनो एसिड प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 30 अमीनो एसिड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये अगर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सो वी शुड नो वेरी वेल अबाउट अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स एग्जैक्टली है क्या, क्वेश्चंस उस पे आते हैं। यू मस्ट नो अबाउट अमीनो एसिड्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द अमीनो एसिड नाउ। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे अल्फ़ा अमीनो एसिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जस्ट नाउ मैंने डिस्कस किया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसमें से अल्फ़ा कार्बन जो होता है वो अल्फ़ा कार्बन का एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया, वहाँ पे NH2 ग्रुप आपने लगा दिया, तो इट इज़ योर अल्फ़ा अमीनो एसिड, ठीक है। सो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग अल्फ़ा हाइड्रोजन बाय अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप है, NH2 ग्रुप। अमीनो ग्रुप का मतलब क्या होता है, NH2 ग्रुप। सो अल्फा अमीनो एसिड्स दे आर व्हाट, दे आर नथिंग बट डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले आप कार्बोक्सिलिक एसिड वहाँ पे लेते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो लेने पर उसमें से अल्फ़ा हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर देते हो विद द अमीनो एसिड। सो वो बन जाता है फिर अल्फ़ा अमीनो एसिड। वो क्या बन जाता है वहाँ पे, अल्फ़ा अमीनो एसिड। एंड प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स मिक्सचर ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। नाउ नेक्स्ट है अमीनो एसिड जो होते हैं, ये वाले अमीनो एसिड जो है, यहाँ पे आपको दोनों भी ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। देखो NH2 ग्रुप भी फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होता है और COOH ग्रुप भी वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की तरह ही ट्रीट होता है। सो दो फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट है। प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स नियर अबाउट 30 अमीनो एसिड्स। नियर अबाउट कितने अमीनो एसिड्स आपको वहाँ पे मिलते हैं, 30 अमीनो एसिड्स, आउट ऑफ विच 20 दे आर मोस्ट कॉमन। एंड उनके जो अमीनो एसिड्स हैं ना बच्चों, उनके नाम भी ट्राइवियल नेम्स की तरह हम वहाँ पे लिखते हैं। सपोज़ अगर यहाँ पे ग्लाइसिन है तो उसको ग्लाइ मतलब G करके लिखा जाएगा। टायरोसिन है तो यहाँ पे TI वहाँ पे T करके लिखा जाएगा। इस तरीके से उसके नाम दिए जाते हैं। ये दो मैंने मोस्ट कॉमन यहाँ पे लिखे हैं। ग्लाइसिन, ये जो वर्ड है एक्चुअल में ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग स्वीट होता है, स्वीट टेस्ट होती है वहाँ पे।
और टायरोसिन ये जो है ये चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, इसलिए तो प्रोटीन का एक रिच सोर्स माना जाता है चीज़। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्रोटीन के काफ़ी अच्छे सोर्स वहाँ पे माने जाते हैं। सो ये जो पर्टिकुलर मैं आपको अभी बता रही हूँ, हो सकता है ये बायोलॉजी के पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो सकता है ये केमिस्ट्री के पॉइंट से इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ अ लेसन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स में क्वेश्चन कैसे आएंगे प्रोटीन पे, वो थ्रू बायोलॉजी ही आपको जाना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता वहाँ पे कि सिर्फ हमने केमिस्ट्री पढ़ी है विदाउट नोइंग बेसिक नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, ऐसे यहाँ पे नहीं हो सकता। सो ये पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले प्रोटीन की जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छे से देखो, उसके बाद अल्फ़ा अमीनो एसिड्स क्या है, वो कैसे फॉर्म होते हैं। अल्फ़ा अमीनो एसिड्स, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स आर derivatives of carboxylic acid obtained by replacing alpha hydrogen from carboxylic acid with the amino group। रिप्लेसमेंट तो हाइड्रोजन आप हटा रहे हो, बट हाइड्रोजन की जगह पे क्या डाल रहे हो, हाइड्रोजन की जगह पे आप NH2 डाल रहे हो। और अगर हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि 30 अमीनो एसिड्स बने कैसे, आपको क्वेश्चन आया होगा कि 30 अमीनो एसिड, यहाँ पे देखो 30 अमीनो एसिड्स बने कैसे, एक्चुअल में बने कैसे 30 अमीनो एसिड। ये जो आर ग्रुप है ना बच्चों, ये आर ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप से क्या होता है, रिप्लेस होता है। ठीक है, मतलब आर ग्रुप की जगह कभी कभी हाइड्रोजन आएगा, आर ग्रुप की जगह कभी कभी आइसोप्रोपाइल ग्रुप आएगा, आर ग्रुप की जगह कभी कभी हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे कुछ अल्काइल ग्रुप अटैच, अलग सा अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। सो इस तरीके से आर ग्रुप जो है, बेसिकली आर मतलब यहाँ पे अल्काइल ऐसे नहीं लेना है। आर ग्रुप की जगह पे अगर आपको कोई दूसरा वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच होता है तो वहाँ पे वो अमीनो एसिड चेंज हो जाता है। जैसे देखो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन मतलब क्या है, वहाँ पे आर की जगह पे एच होता है। अगर एलानिन लिया है वहाँ पे CH3 होगा, अगर वैलिन लिया है तो वहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप वहाँ पे अटैच होगा। लाइकवाइज इस तरीके से, मतलब बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ आर ग्रुप जो है वो चेंज होगा। आर ग्रुप की जगह पे या तो हाइड्रोजन आएगा, या तो कोई अल्काइल ग्रुप आएगा, या तो CH2OH वहाँ पे आके अटैच होगा। तो अकॉर्डिंगली अमीनो एसिड्स के नाम भी क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे, अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। सो इसलिए आपको 30 अमीनो एसिड्स वहाँ पे मिलते हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। नाउ यू विल गेट माय पॉइंट कि 30 अमीनो एसिड्स कैसे आपको वहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसका रीज़न ये है कि आर ये बाकी का जो है ये कांस्टेंट रहता है स्ट्रक्चर में। आर की जगह पे हाइड्रोजन भी आ सकता है, CH3 आ सकता है, आर की जगह पे यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2OH, ऐसे ग्रुप्स वहाँ पे आर की जगह पे अटैच होते जाएंगे। सो अकॉर्डिंगली अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर बदलते जाएंगे। स्ट्रक्चर अगर बदल गए तो अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होगी। हेंस वी आर नेमिंग दोज अमीनो एसिड्स डिफरेंटली। हेंस वहाँ पे डिफरेंट नाम आपको मिलेंगे अमीनो एसिड्स के। मूविंग टूवर्ड्स अमीनो एसिड, सम बेसिक्स ऑफ अमीनो एसिड्स। सो अमीनो एसिड क्या है, बेसिकली क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन है वो, यहाँ वहाँ पे क्या है, क्रिस्टलाइन है। नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल, वाटर में सोल्यूबल है वो। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल है, एंड हाई मेल्टिंग सॉलिड भी कहा जाता है उसे, हाई मेल्टिंग सॉलिड भी कहा जाएगा। इतना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे कि अमीनो एसिड के बारे में, या अमीनो एसिड जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन भी आगे दिया है, जैसे एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड, इस तरीके से। बट सबसे पहले आप ये समझ लो कि अमीनो एसिड जो होता है वो वहाँ पे एक सॉल्ट की तरह वहाँ पे उसको हम मतलब ट्रीट कर सकते, बिकॉज यहाँ पे देखो कि ये जो पर्टिकुलर है यहाँ पे NH2 CH COOH और यहाँ पे R जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन को वो क्या कर सकता है, ग्रैब करेगा। NH3 प्लस यहाँ पे होगा, ठीक है, और यहाँ पे COO माइनस होगा, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव पोल्स एक ही मॉलिक्यूल में आपको मिल रहे हैं। डाईपोलर आयन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, डाईपोलर आयन का फॉर्मेशन होगा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ज्विटर आयन।
ज्विटर आयन भी इसे कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा व्हेन यू स्टडी अबाउट अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में क्या होता है वहाँ पे, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि अमीनो एसिड जो होते हैं कि इन देयर एक्वस सॉल्यूशन में अमीनो एसिड क्या करते हैं वहाँ पे, ये NH2 जो है ये यहाँ पे हाइड्रोजन को ग्रैब करेगा, यहाँ पे आएगा NH3 पॉजिटिव, ठीक है। मतलब यहाँ पे COO माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो पॉजिटिव भी पोल यहाँ पे जनरेट हुआ, निगेटिव भी पोल यहाँ पे जनरेट हुआ, तो इसे कहा जाएगा डाईपोलर आयन। एंड द डाईपोलर आयन इज ऑल्सो सेड टू बी ज्विटर आयन। ज्विटर आयन के बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट जो पार्ट हमारा रहेगा, इट इज़ ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन जो होगा इसका मतलब किसका, अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन हम आगे के इसमें देखेंगे। एंड ये होपफुली समझ में आया होगा। रीडिंग करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, रीडिंग करते करते काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन हम स्टार्ट करेंगे।